हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की थर्ड क्लास है। लास्ट दो क्लासेज में हमने देखा था कि आपदाएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और जितने भी प्रकार की आपदाएं होती हैं सबको ध्यान से समझा था कि कौन सी आपदा कैसे आती है, क्या प्रभाव पड़ता है। अब आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन, कि जब कोई आपदा आए तो उसके पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, आपदा के दौरान क्या काम होना चाहिए और आपदा के बाद क्या काम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपदा प्रबंधन जानेंगे, फिर आपदा प्रबंधन का पूरा चक्र होता है, पहले, दौरान और बाद में, वो सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद जो ढांचा है भारत में, संस्थागत ढांचा प्लस प्रशासनिक ढांचा आपदा को लेकर, वो देखेंगे। इसके बाद कुछ संस्थान हैं जो आज देखेंगे, बाकी जो मेजर संस्थान हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर आ जाएंगे, पीएम ने 10 सूत्री एक एजेंडा दिया था आपदा प्रबंधन के लिए। हर एक एजेंडे पर क्या काम हुआ है, तो जितनी भी योजनाएं हैं आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे CDRI है, वो आ गया, और देखोगे IRDAI आ जाएगा, है ना, CSMMCA आ जाएगा, NDRF आ जाएगा, CAPF का क्या यूज होता है, मतलब जितना इसरो क्या काम कर रहा है, NRSC क्या काम कर रहा है, आपदा मित्र करके जो बनाए जा रहे हैं वो क्या है, सारे रडार वगैरह आ जाएंगे। मतलब इसमें आपके फैक्चुअल सारी चीज़ें आ जाएंगी आज के उसमें ही। फिर आएंगे हम, कौन सा विभाग किस प्रकार की आपदा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है ये देखेंगे, फिर हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। ध्यान रखना, आपदा आपकी समाप्त 2 क्लास और लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास लगेंगी, आपदा प्रबंधन पूरा समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है 10 नंबर यहाँ पर आपके समाप्त हो गए। लेखपाल का जो सिलेबस है उसमें से 15 नंबर का कंप्यूटर पर ऑलरेडी आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसका कंटेंट पूरा दिया जा चुका है, वो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये समाप्त हो जाएंगे। डेली एक स्कीम पर काम चल रहा है, तो स्कीम भी आपकी, स्कीम पर इतना कुछ अभी एक्स्ट्रा होगा, बस डेली काम कराते जाएंगे जिससे वो बल्कि ना बने, बहुत आसानी से हो जाए। तो स्कीम तो ऐसी करा देंगे कि कोई भी स्कीम अगर ये पूछेंगे तो उससे बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद स्कीम हो गया आपका यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल पर अभी हमने कैच किया है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट वालों का एग्जाम है, तो यूपी के जो नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम लोगों ने कैच किए हैं अभी, कि कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। इस पर भी वैल्यू एडिशन कंटेंट तैयार हो रहा है जिला वाइज। ये भी आप लोगों को, जब आप लोगों की क्लासेज आएंगी, ऐसे प्रोवाइड कराया जाएगा कि यूपी के कोई भी क्वेश्चन नए जो आ रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सारी चीज़ों पर काम चल रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज़ कितना है, कम है कि नहीं है। जितनी आपके लिए ज़रूरी होगा उससे मोर देन इनफ कंटेंट हर सब्जेक्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा, और बहुत सारा कंटेंट वैल्यू एडिशन के रूप में भी आएगा आगे चल के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपदा प्रबंधन, इसकी परिभाषा क्या है? तो प्रबंधन जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब होता है मैनेज करना। जब आप किसी चीज़ को मैनेज करते हो तो उसको रोक नहीं पाते हो। ठीक है, रोकना अलग चीज़ है, प्रिवेंशन। आप क्या मैनेज करते हो, तो मैनेज में उसका जो प्रभाव है, या तो प्रभाव को शून्य कर देते हो, या फिर प्रभाव को कम कर देते हो, या फिर जो प्रभाव उसका पड़ जाता है, आपदा हो जाती है, तो आप क्या करते हो उसके बाद? क्षतिपूर्ति या पुनर्वास। ये सारे काम आते हैं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। अब जैसे आपदा प्रबंधन होना है तो मेनली इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा सिंपल है कि किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति के जितने भी मानवीय पहलू होते हैं। अब मानवीय पहलू क्या क्या होते हैं? जन की हानि, धन की हानि, पर्यावरण की हानि। इसके बाद जो सामाजिक मूल्य है इनकी भी हानि होती है, ये ध्यान रखना। सपोज करो जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई, बादल फट गया था, केदारनाथ की 2013 की घटना थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जब बादल फट गया तो हजारों, 10,000 लोग गायब हो गए। उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका आगे चलकर सामाजिक वैल्यू जो है, मूल्य है, मान्यताएं हैं, उनसे भरोसा उठा होगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देखने को मिला था कि बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? नास्तिक हो गए थे। धर्म से ही उनका भरोसा उठ गया था। लाखों लोग मारे गए, सबके परिवार नष्ट हो गए, कई लोग छत बिछत। उन्होंने जिस तरीके से पूरा वो मंजर देखा था, वो धार्मिक रूप से शून्य हो गए थे वो लोग।
तो जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनकी भी हानि होती है जब कोई बड़ी आपदा आती है। ठीक है, तो आपदा के दौरान हमें किस किस संसाधनों का प्रबंधन करना होता है? तो एक तो हो गया आपका जितने भी आपके मानवीय पहलू हैं, इनसे निपटना। और मानवीय पहलू ये सारे मैंने बता दिए। इनसे निपटने के लिए कौन कौन से संसाधन होते हैं? तो एक तो होता है मानवीय संसाधन, जिसमें आ जाता है सारे बल जो भी हेल्प करते हैं वो आ गए, किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी। तो इसी संसाधनों के प्रबंधन में इनका उत्तरदायित्व तय होता है, ड्यूटी तय होती है, जवाबदेही तय होती है, इसका प्रबंधन करना। दूसरे संसाधन होते हैं आपके आर्थिक संसाधन। आर्थिक में केवल पैसा नहीं होता है, आर्थिक संसाधन में आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वाहन, जो भी सहायता, खाद्य संसाधन, सब कुछ आ जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल आर्थिक ये संसाधन, तो इन सभी संसाधनों का और उत्तरदायित्वों का प्रबंधन करना, इनको संगठित करना, यही सब क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। तो क्या लिखा है? आपदा प्रबंधन को आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने हेतु संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों, मतलब ड्यूटी और संसाधनों का संगठन करना और इसका प्रबंधन करना, इसके रूप में परिभाषित किया जाता है। अब जो आपदा प्रबंधन का चक्र होता है वो पूरा एक साइकिल होता है, यानी कि आपदा के पहले, फिर आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। इस पूरे चक्र में यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं और यहाँ पर क्या होती हैं, ये जानना होता है। तो आपदा से पूर्व क्या होता है? आपदा का शमन करना। शमन करना मतलब उसके प्रभाव को कम करना या शून्य करना। तो इसमें जोखिम तथा सुभेद्यताओं का आकलन करना। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सेंसिटिव हैं किसी आपदा को लेकर, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था भूकंप मानचित्र। अब उन्होंने पहले से ही मानचित्र बना लिया भूकंप का कि ये जो क्षेत्र है भूकंप के लिए अति संवेदनशील है, ये कम है, ये उससे कम है, ऐसे करके तो पहले से ही पता है। अब यहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग कोड यहाँ पर जारी होंगे, उसके कुछ मानक होंगे जिनका पालन करना होगा। जब आप नक्शा पारित कराने जाओगे तो भूकंप रोधी ही संरचनाएं बनेंगी। खास तौर से प्राइवेट तो कोई पालन करता नहीं है, लेकिन कम से कम सरकारी अगर बिल्डिंग बनेगी तो ये पालन करना अनिवार्य हो जाता है, अगर सरकार कोई मानचित्र जारी कर देती है तो जोखिमों का तथा सुभेद्यताओं का आकलन करना। आकलन हो गया। निवारक कानूनों विनियमों को विकसित करना। अब सपोज करो जैसे कोरोना आया था, कोरोना के समय पर जो लॉकडाउन लगा था या जो आइसोलेशन में भेजते थे, क्वारंटीन करते थे, किस आपदा प्रबंधन अधिनियम हो गया, एक 1897 का अधिनियम था, उसके तहत भेजा जाता था। अब अगर सपोज करो ये एक्ट ही नहीं होता तो क्या होता है ना? तो आपदा से पहले ही ऐसे कानून बनाओ जो सारी चीज़ों को नियमित करें। बीमा करना। बीमा करना कैसे? मैं एक घटना बताता हूँ। लॉस एंजलिस, हॉलीवुड का नाम सुना होगा। यहाँ पर आग लगी थी, आज से 1 साल ही हुआ है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से 2 महीने पहले यहाँ पर आग लगी थी। और अधिकांश मकान यहाँ क्या होते हैं, लकड़ी का यूज होता है, ठीक। तो अधिकांश मकान जल गए थे और जितने भी मकान देखोगे बड़े बड़े बंगले, करोड़ों रुपए के बंगले, और पूरा का पूरा शहर का एक हिस्सा जल गया। अब ये लोग वहन कर ही नहीं पाते, एकदम से एक झटके में गरीबी रेखा में पहुंच गए जो सबसे अमीर लोग थे। तो इसके लिए क्या था, अधिकांश लोगों का बीमा था, तो इनके ऊपर बोझ नहीं आया। तो बीमा कराने से ये काम हो जाता है। अवरोधकों का निर्माण करना, जैसे तटबंध बनाना जिससे बाढ़ आने से रोका जा सके, भूकंप रोधी संरचना बनाना, वनीकरण करना, ये सारे काम आपदा से पहले। फिर आपदा से पहले कुछ और काम किए जाते हैं जिसे बोलते हैं तैयारी करना। आपदा की तैयारी के लिए क्या होता है, आपदा आपूर्ति किट का स्टॉक करना। सपोज करो बाढ़ आने की संभावना है तो क्या करोगे, जो नाव होती हैं, छोटी छोटी नाव, जो लाइफ जैकेट होती हैं, इन सब चीज़ का क्या है, स्टॉक करना। खाना का स्टॉक करना, जो खाना बांटोगे वहाँ पर। लोगों का पुनर्वास करना है तो उसको वहाँ से हटा के, पुनर्वास नहीं जिसको बोलते हैं स्थापन, विस्थापन, तो वहाँ से हटा के कहीं लोगों को रखना होगा तो क्या करोगे, स्थान बनाओगे, तभी तो लोगों को लेके आओगे बाढ़ वाले स्थान से हटा के। तो आपदा आपूर्ति किट का स्टॉक करना, कर्मियों तथा नागरिकों को प्रशिक्षित करना, आश्रय स्थल व बैकअप सुविधाएं तैयार करना।
ये तो हो गई अभी तक आपदा के पूर्व की चीजें। आपदा के पूर्व एक चीज और ऐड कर लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? वो है एक सुदृढ़ संचार व चेतावनी प्रणाली बनाना, विकसित करना जिसे बोलते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, सपोज करो कहीं चक्रवात आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, मछुआरे समुद्र में चले जाते हैं। अब अगर आप ये चेतावनी समय रहते दे दो, 2 दिन पहले दे दो, 3 दिन पहले दे दो, तो क्या होगा? लोग सतर्क रहेंगे, समुद्र में उस टाइम पे नहीं जाएंगे, है ना। ये आपदा के दौरान ये बहुत सारा काम आता है, क्योंकि संचार के साधन गिर जाते हैं। सपोज करो तूफान आ गया या चक्रवात आया, तो बहुत सारे टावर जो होते हैं, मोबाइल टावर, कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह गिर गए, तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। बिजली के खंभे गिर गए तो बिजली भी नहीं आ रही है। तो ऐसी संचार प्रणाली हो कि ये सब प्रॉब्लम आ भी गई तो भी लोगों तक आपका जो मैसेज है वो पहुंच जाए। अब आपदा के दौरान क्या करते हैं? तो आपदा के दौरान हम देते हैं प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया में क्या होता है? राहत और बचाव कार्य। ठीक। तो प्रभावित लोगों की पहचान हेतु खोज एवं बचाव का कार्य। प्रारंभिक क्षति का आकलन करना, मतलब ये नहीं कि पूरी क्षति का आकलन, प्रारंभिक क्षति मतलब कितने लोग दबे हुए, सपोज करो कहीं भूकंप आ गया, तो इस बिल्डिंग में कितने लोग थे, कितने लोग दबे हुए हो सकते हैं, कहाँ कहाँ बचाव कार्य किया जाए, उसी हिसाब से आपको संसाधन जुटाने होते हैं। मलबे को हटाना। प्राथमिक चिकित्सा व मानवीय सहायता, शुरुआती चिकित्सा, फर्स्ट एड देना, कोई ज़्यादा गंभीर है तो उसे वहाँ भेजना। जरूरी अवसंरचना का त्वरित निर्माण, सपोज करो बाढ़ आ गई कहीं पर, बहुत सारे बांध क्या हैं, टूट गए, पुल टूट गए। अब क्या होगा कि जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं वहाँ जाना है तो क्या अस्थाई पुल बनते हैं, तुरंत संचार के साधन तुरंत विकसित किए जाते हैं अगर वो टूट गए तो, जिससे कि लोगों तक पहुँचा जा सके। आश्रय स्थल खोलना, अब लोगों को विस्थापन तो करना है, या जो प्रभावित हैं तो उनको कहीं तो रखना है वहाँ से हटा के, तो ऐसे आश्रय स्थल खोलना, इनका प्रबंधन करना, भोजन दवाएं वगैरह वितरित करना। अब आते हैं, चौथा है आपदा के बाद क्या। तो आपदा के बाद क्या होता है? जैसे भुज में भूकंप आया था, 10,000 प्लस लोग प्रभावित हुए थे, मारे गए थे मतलब। अब इनके मकान भी नष्ट हो गए हैं, घर का व्यक्ति की भी डेथ हो गई है, तो क्या करोगे? इनका पुनर्वास करना। तो सटीक क्षति का आकलन करोगे, जिससे कि उनके लिए एक बजट निर्धारित किया जाए कि इतने पैसे से इनके लिए काम होगा। अवसंरचना का जो लॉस हुआ है उसका पुनर्निर्माण करना, लोगों की जो आजीविका नष्ट हो गई उसको बहाल करना, और सामुदायिक विकास के कार्य करना। ये 4 स्टेज हैं। टोटल स्टेज तो 3 ही हैं, लेकिन आपदा पूर्व 2 तरीके के काम होते हैं, वो आपदा के दौरान और आपदा के बाद। वर्तमान में क्या अपनाया जा रहा है? देखो, ये जो नई एजेंसी है ये ट्रिकी क्वेश्चन उठाती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रही है और ऐसी चीज़ें उठा रही हैं जो लोगों को चौंकाए। तो ऐसे पॉइंट अगर कहीं पर आए, इसको ध्यान से पढ़ लिया करो। वर्तमान में अलग 3P यूज किया जा रहा है, पहले क्या यूज होता था? 3R। तो 3R का मतलब क्या होता था? बचाव, राहत, बहाली। बचाव मतलब रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैब, ये हो गया। इसकी जगह क्या? 3P का काम हो रहा है, रोकथाम, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब होता है जैसे वाटर प्रूफ है, मतलब ऐसे ही बाढ़ प्रूफ स्ट्रक्चर बनाना, चीज़ें बनाना, जिससे कि पहले से ही आप तैयार रहो, आपके पास वो खतरा ना आ पाए। तो पहले क्या चलता था? 3R, अब क्या चल रहा है? 3P। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु विधिक एवं संस्थागत ढांचा देख लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए भारत में जो मेन एक्ट है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, DMA 2005 का। इसी के तहत ही NDMA, SDMA राज्य स्तर पर होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी स्थापना होती है। फिर एक बल की स्थापना होती है, NDRF रिस्पॉन्स फोर्स, है ना। SDRF की स्थापना होती है, इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी स्थापना होती है। ये सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। तो हुआ क्या? 1990 के दशक को यूनाइटेड नेशंस ने घोषित कर दिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक। इंडिया में क्या है ना,
पहले काम तभी होते थे जब यूनाइटेड नेशंस कोई पहल कर देता था तो इंडिया उसको अपना लेता था। ठीक है, तो इन्होंने पहल की कि 1990 के दशक को, पूरे दशक को, 90 से 2000 तक के बीच की, क्या बोल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक होगा। इसके पश्चात क्या हुआ, इंडिया में अभी तक कोई ढांचा नहीं था, कानून भी नहीं था, अंग्रेजों के ज़माने के ही कानून थे। अब यहाँ पर इंडिया में एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ, सेल बनाई गई, केवल विभाग भी नहीं बनाया गया, जिसे बोला गया आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ। फिर 2005 में अधिनियम पारित हुआ, आपदा प्रबंधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, जो मैंने बताया, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए, राज्य स्तर पर एसडीएमए और जिला स्तर पर डीडीएमए का गठन हुआ। मीन्स इसमें व्यवस्था कर दी कि इसका गठन करना ही करना है। तो एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई, और ये सारी चीजें अब किसके अंतर्गत आ गई, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। केंद्र वाली केंद्र के अंतर्गत और राज्य वाली राज्यों के अंतर्गत। पहले किसका, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही आपदा प्रबंधन जो सेल थी उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का समग्र समन्वय करने का काम किसका होता है, गृह मंत्रालय का। अब ये गृह मंत्रालय क्या काम करता है कि आपदा प्रभावित राज्यों, सभी मंत्रालयों, एनडीएमए, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सशस्त्र बल, आखिरी में यूज होता है, अगर आपदा ज़्यादा ही बड़ी हो गई तो सशस्त्र बलों का यूज होता है। इनके साथ समन्वय करना किसका काम होता है, होम मिनिस्ट्री का। फिर एक संस्थान बना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच, इसे बोलते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, NPDRR। इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं जो एनडीएमए के उपाध्यक्ष होते हैं, वही इसके उपाध्यक्ष होते हैं। एनडीएमए के बारे में नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो वो सब कुछ आ जाएगा, धाराएं वगैरह भी आएंगे उसमें। सदस्य कौन होते हैं, अन्य मंत्री, राज्यों के मंत्री जो आपदा प्रबंधन विभाग के हों, और यूनियन टेरिटरी के मंत्री। अन्य सदस्यों में देखो 6 जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ के मेयर होते हैं, प्लस जो 10 शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनके अध्यक्ष भी होते हैं, जिनको नामित कौन करता है, शहरी विकास मंत्रालय। 4 लोकसभा के सदस्य और 2 राज्यसभा के सदस्य भी इसमें होते हैं, जिन्हें नामित करते हैं। उनके जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा स्पीकर, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होंगे सभापति, वो। इसका कार्य क्या है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की है, क्या क्या संरचनाएं, क्या क्या मानक तय होगा, इनकी समीक्षा करना, सभी विभागों के बीच में समन्वय करना और सुझाव देना। फिर एक समिति बनाई जाती है, ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, इसके तहत बनता है एनडीएमए। एनडीएमए क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष होता है पीएम। यहाँ पर नीतियाँ बनती हैं, तो नीतियाँ तो बन गई, नीतियों का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना, या एक प्रकार से जिसे बोले पर्यवेक्षण करना, विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, राज्यों के बीच समन्वय करना, ये सारा काम करने के लिए इन लोगों के पास समय नहीं होता। ये सारा काम किसका, ब्यूरोक्रेसी का होता है। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या बनाएगी, NEC, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका निर्माण क्या हुआ, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही हुआ। अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह सचिव। कार्य क्या होता है, समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में ये कार्य करती है। सदस्य तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट या मंत्रालय होते हैं जिनके सचिव इसके सदस्य होते हैं, जैसे कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, वित्त, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास मंत्रालय। इन सब विभागों के जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। जो CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, वो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपदा जब आती है तो सेना का रोल तो आ ही जाता है, तो CDS को भी शामिल किया गया। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे, COAS, अब CDS होते। अब आते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था, एक बैठक की थी 2016 के आसपास, और इन्होंने क्या किया था, एक 10 सूत्री एजेंडा पेश किया था।
10 इन्होंने एक प्रकार से सिद्धांत दिए थे, उन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत अब काम होता है, तो ये जानना जरूरी है। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया था कि जो जितने भी संस्थान है, विकास संस्थान है, सबको एक साथ आना चाहिए आपदा से निपटने के लिए। तो इसके तहत क्या हुआ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित कर दी। एनडीएमए ने विभिन्न मंत्रालयों विभागों की 36 आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी दी। भारत ने आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन CDRI, पहले भी मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका मुख्यालय, पहला ऐसा संस्थान था जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में था, इंडिया में। दूसरा ये था CDRI, कोलिजन अगेंस्ट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था कि जोखिम कवरेज में निर्धन परिवारों को लेकर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज, मतलब जो लघु उद्यम है और सूक्ष्म उद्यम है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि MNCs, राष्ट्र राज्य सभी को शामिल किया जाना चाहिए। तो दूसरे सिद्धांत में इनकी किसकी बात हो रही, जोखिम कवरेज की। जोखिम कवरेज कौन करता है, बीमा। तो बीमा से संबंधित दो ही संस्थान है, एक नियामक है IRDAI, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, IRDAI होगा यहाँ पर। तो NDMA ने क्या किया, कई राष्ट्रीय संस्थान जैसे IRDAI और भारतीय सामान्य बीमा निगम, इसके साथ मिलकर बीमा उत्पादों को डिजाइन करने में कार्य कर रहा है। मतलब ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जो डायरेक्ट आपदा से बचाएं, अगर आपदा कोई होती है तो उसका बीमा कराया जाए और उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके। जैसे आग का, मकान में आग लग जाए, है ना, बाढ़ आ जाए नष्ट हो जाए, भूकंप आ जाए नष्ट हो जाए, तो ऐसे बीमा हो जाए। भारत में अभी इस तरीके के बीमा बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया था कि आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक भागीदारी की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए क्या काम हुए, आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को आपदा मित्र स्वयं सेवकों के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके बढ़ाया गया। मतलब 1 लाख लोग, लास्ट क्लास में भी बताया था, 1 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को ज़्यादा वरीयता दी जा रही। देश में चक्रवात आश्रय प्रबंधन रखरखाव समितियों के रखरखाव एवं प्रबंधन में 50% महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से यह काम किया जा रहा है। आपदा तैयारी और बचाव कार्यों, प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल आदि से संबंधित विभिन्न टास्क फोर्स समूह में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया जा रहा है। फिर जो NDRF होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की महिला टुकड़ियों को प्रशिक्षित और तैनात। जो NDRF होता है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है, CAPF ही जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके जवान होते हैं, ये प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर जाते हैं। फिर इन्होंने चौथा सिद्धांत दिया था कि प्रकृति आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश करना। तो जोखिम मानचित्रण जैसे भूकंप का हुआ था, तो NDMA ने चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया योजना, इसके लिए क्या किया, एक वेब आधारित डायनामिक कंपोजिट जोखिम एटलस और निर्णय सहायता प्रणाली, जैसे जिसका शॉर्ट में फॉर्म क्या है, वेब DCRA एंड DSS टूल, इसको विकसित किया। जो बाढ़ प्रवण राज्य हैं, इनके लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कहाँ पर है, हैदराबाद में, NRSC, इसके द्वारा क्या किया, बाढ़ जोखिम क्षेत्र एटलस विकसित किया गया। फिर निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, इसने एक डिजिटल एटलस विकसित किया जो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। तो ये नाम याद रखना संस्थान का, शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फिर NRSC ने क्या किया, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 28,000 ग्लेशियल झीलों का एक व्यापक डेटा सेट तैयार किया। फिर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दिल्ली का, केवल दिल्ली की बात हो रही है, भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण तैयार किया और कई अन्य शहरों के भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण का समर्थन भी किया। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा ही है कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भूकंप मानचित्र तैयार किया। पांचवा इन्होंने सिद्धांत दिया था कि आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं। तो अब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान जारी करता है।
अगला IMD की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विकसित होने वाले चक्रवातों की निगरानी के लिए उपग्रहों, राडार, पारंपरिक एवं स्वचालित मौसम स्टेशनों से गुणवत्तापूर्ण अवलोकनों का उपयोग करता है। इसमें कौन कौन से उपग्रह यूज करता है? तो इनसैट 3D, 3DR, स्कैटसैट। ये उपग्रहों के नाम कई बार पूछे गए हैं। आप देखो बंदरोगा की परीक्षा उठाओ, उपग्रहों के नाम हैं। फॉरेस्ट गार्ड में भी आए थे, हर उसमें उपग्रहों के नाम पूछ लेते हैं। फिर तटीय डॉपलर वेदर रडार, तटीय स्वचालित मौसम स्टेशन शामिल हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, इसके तहत क्या हो रहा है? तटीय राज्यों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। ये चेतावनी प्रणाली ऐसी स्थापित की गई कि अगर नेटवर्क नहीं भी आ रहा है, इंटरनेट नहीं भी है, तो भी क्या है, व्यक्ति के पास चेतावनी मैसेज चला जाएगा। आगे चलते हैं। भूलक्षित पूर्व चेतावनियों अलर्ट के प्रसार के लिए 354 करोड़ रुपए के व्यय के साथ कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल CAP पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल इसका नाम ही है, तो ये एकीकृत अलर्ट सिस्टम है। इसके पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया गया था। फिर आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ERSS का नंबर क्या है? तो आपात स्थिति में नागरिकों के लिए एक अखिल भारतीय एकल नंबर 112 आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। फिर छठवां इन्होंने सिद्धांत दिया था कि आपदा से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना है। तो इसके लिए क्या हुआ कि आपदा प्रबंधन में शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण की भूमिका को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, इसके तत्वाधान में भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क किसकी स्थापना हुई? IUNDRR और NIDM की स्थापना की गई। क्योंकि NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इसके तत्वाधान में है, तो इसका नाम भी जोड़ दिया गया। आगे चलते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना। सोशल मीडिया आजकल बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आप जाओगे गूगल पर, कहीं पर भूकंप आने वाला है, गूगल अलर्ट दे देता है, आपका ट्विटर अलर्ट दे देता है ना। और ये बचाने में भी, बचाव कार्य में फेसबुक अलर्ट दे के वहाँ पे भेज देता है, सेनाओं बलों को अलर्ट कर देता है, यहाँ पे व्यक्ति फंसा है, ये नहीं फंसा है। तो इसकी बात इन्होंने की। तो इसके लिए क्या किया? समय रहते प्रारंभिक चेतावनियों के प्रसार के लिए दामिनी, मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दामिनी का यूज किस लिए होता है। मौसम और सचेत, 3 एप्लीकेशन है, तीनों के बारे में बताना है कि तीनों एप्लीकेशन किस पर्पज के लिए यूज होते हैं। जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए। जागरूकता उत्पन्न करने की गतिविधियों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये लेखपाल बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से और एक व्यापक फॉर्म में हो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, सारी PDF मिल जाएंगी। आगे चल के वैल्यू एडिशन क्लासेज आएंगी और उनकी PDF भी मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ आपका एनवायरनमेंट, उसका टेस्ट हो गया, आगे चल के फुल टेस्ट होंगे। डेली टास्क, टारगेट और प्रैक्टिस दी जाती है। फुल टेस्ट भी होंगे। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है 3 से 4 दिनों में, जिससे कि आपके जो भी डाउट होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व कर दी जाती है। ज्वाइन कैसे करना है? GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर। इसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर ऑल कोर्सेज में जाना है, या स्टोर करके एक ऑप्शन आता है, उसमें जाओगे तो आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। जो भी ज्वाइन करना है कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है, इसकी ये फीस है। UPSI का भी बैच चल रहा है, इसकी ये फीस है। वो भी वहीं से ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर आप क्या है, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ध्यान रखें, जिन भी स्टूडेंटों ने बैच ले लिया और अभी तक वो टेलीग्राम पेड बैच में नहीं जुड़े हैं, तो उन्हें क्या करना है, अपनी स्लिप भेजनी है। अगर जब तक आप स्लिप नहीं भेजोगे, आपको नहीं जोड़ा जाएगा। स्लिप किस पर भेजना है? 93 042 13 194। अगर स्लिप भेजने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप या तो इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, या इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत अगला काम क्या है कि जैसे प्रिंट मीडिया हो गया और प्रसारण मीडिया, इसमें कार्यक्रम प्रसारित करना जो आपदा प्रबंधन से या चेतावनी या उसकी रोकथाम से संबंधित हो, बचाव से संबंधित हो। तो NDA में अधिकारी क्या है, लेख लिखते हैं, संपादकीय लिखते हैं, या कुछ कार्यक्रम आते हैं वीडियो, जैसे आपदा का सामना। फिर 8वां इन्होंने क्या दिया
कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ पर आपदा आती है ना, आप बाहर से जाओगे ना, आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर हेल्प लोगे, सपोज करो समुद्र में बाढ़ आ रही है, तो जो मछुआरा समुदाय होता है ना, उनको बहुत आइडिया होता है कि कहाँ पर पानी जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, कहाँ कितना बढ़ेगा, बचाव कैसे करना है। तो इनके लिए इनकी क्षमता का निर्माण करना। तो देश में स्थानीय स्तर पर आपदा की तैयारी और अनुक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, 1 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना। और इसके लिए ये वाला बजट एक बार वेरीफाई कर लेना, ये अलग अलग जगह अलग अलग आ रहा है। आपदा मित्र परियोजना, वैसे बजट का कोई यूज नहीं होता है कि कितना बजट दिया गया, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। दूसरा, एनडीएमए नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ज्ञानवर्धक उत्पाद तैयार कर रहा है। उदाहरण के लिए भूकंप और चक्रवात सुरक्षा के लिए गृह स्वामी की मार्गदर्शिका, यानी कि जो घर का मालिक है उसके लिए मार्गदर्शन कि कैसा मकान बनाए कैसा ना बनाए। भूकंप सुरक्षा के लिए सरलीकृत दिशा निर्देश, ये सब तैयार किए जा रहे हैं। एनडीएमए और एनडीआरएफ द्वारा नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 9वां, इन्होंने सिद्धांत दिया कि आपदाओं से सीखने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग करना, मतलब जो पहले आपदाएं आ चुकी हैं उनसे सीखो, और जो सुधार करने वो सुधार करो। और ऐसा करने के लिए प्रत्येक आपदा के बाद के सबक पर अध्ययन होना चाहिए। तो बड़ी आपदाओं के बाद क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम और एनडीएमए ने सबक सीखे, फील्ड विजिट करते हैं जहाँ पर भी आपदा आती है। और जैसे कुछ उदाहरण हैं, बिपरजॉय चक्रवात 2023 में आया था, और कोविड। तो इस काल में हमने जो भी सीखा उसका प्रयोग आगे कोई आपदा आती है, आपदा के पहले उसे उसका शमन करने के लिए भी यूज किया जाएगा। जैसे कोविड काल में क्या हुआ था कि जो ऑक्सीजन थी उसकी कमी हो गई थी, है ना, तो उसी टाइम पर फिर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें। तो अब कम से कम हर जिला अस्पताल में एक प्लांट होना चाहिए, इस पर बात हो सकती है। आगे आते हैं, सरकार ने क्या किया, एससीओ, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, इसके माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन दिया है। या सरकार ने बोला कि देना चाहिए, तो उस पर क्या किया कि भारत की जब G20 की अध्यक्षता थी तो इसके तहत स्थापित किया था क्या, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह। इसके विचार विमर्श के दौरान आपदाओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई थी। तो क्षेत्रीय सहयोग। और आगे अगर चले जाएं तो भारत ने एक सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, वो भी इसलिए था कि जो भी सार्क देश हैं इनको आपदा के समय पर चेतावनी मिल सके, पहले से जानकारी मिल सके। ठीक, अब देख लेते हैं कौन सी आपदा अगर आती है तो उसके लिए नोडल मंत्रालय या विभाग कौन सा होता है। तो जैविक आपदा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रासायनिक एवं औद्योगिक आपदा के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागरिक विमानन दुर्घटनाओं के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय, चक्रवात या टॉर्नेडो के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सुनामी के लिए भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सूखा, ओलावृष्टि, शीतलहर, तुषार, कीट हमला के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो एक तो यहाँ पर सारी आपदाओं का जिक्र भी हो गया। इसका भूकंप के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बाढ़ के लिए जल शक्ति मंत्रालय, पहले इसका नाम क्या था, जल संसाधन मंत्रालय, वन अग्नि के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भूस्खलन के लिए खान मंत्रालय, हिमस्खलन के लिए रक्षा मंत्रालय, परमाणु एवं रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल दुर्घटनाओं के लिए रेलवे मंत्रालय, और सड़क दुर्घटनाओं के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि नितिन गडकरी जी का मंत्रालय, शहरी बाढ़ के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ये नोडल विभाग या मंत्रालय है। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। जैसा मैंने बोला, बार बार रिवीजन करते रहो, 24 घंटे के अंदर पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आपको क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो बिल्कुल शेयर करो, जिस भी पर्सन को लेखपाल का एग्जाम देना है उस तक ये बात जरूर पहुँचाओ। यहाँ की क्लास की लिंक शेयर करो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।